दोस्तों, आज 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में लगभग 120 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं और हर दिन हम 4 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री बनाने में टाटा, बिरला और अंबानी जैसे दिग्गज बिजनेस घरानों के भी पसीने छूट गए। लेकिन साल 2016 में जब दूसरी बार अंबानी परिवार पूरी तैयारी से जियो को मार्केट में लेकर आया तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट का रूप ही बदल गया। डोकोमो, एयरसेल और टेलीनॉर जैसी बड़ी कंपनीज पर तो ताला ही लग गया और वोडाफोन आइडिया को भी आपस में मर्ज होना पड़ा। लेकिन भारतीय एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने BSNL से भी पहले अपनी मोबाइल सेवा शुरू की और आज भी मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन सवाल अब यह उठना है कि आज के सस्ते टेलीकॉम के दौर में जियो के सामने एयरटेल टिक कैसे पाई। साइकिल के पार्ट्स बनाने से शुरुआत करके इसने अपने मोबाइल नेटवर्क को 17 देश में कैसे पहुंचा दिया। आज की वीडियो में हम भारतीय एयरटेल की पूरी जर्नी के साथ ही उसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल के संघर्ष की पूरी कहानी को जानने वाले हैं। दोस्तों, एयरटेल कंपनी की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पॉलिटिकल फैमिली से, जब साल 1957 में लुधियाना से राज्यसभा सांसद सतपाल मित्तल के घर सुनील मित्तल का जन्म हुआ। लेकिन उनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि बिजनेस में थी और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही वह अपने पिता से 20,000 रुपए की डिमांड किया ताकि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। उसके बाद वह हीरो ग्रुप के मालिक मुंजाल साहब से मिले और उनके हीरो साइकिल्स के लिए क्रैंक शाफ्ट बनाना शुरू कर दिए। साथ ही एक यार्न फैक्ट्री और स्टील की सीट बनाने वाली फैक्ट्री भी शुरू की। लेकिन 18 साल के मित्तल साहब को अक्सर ट्रेन से या फिर ट्रक में माल लेकर लुधियाना से मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो उन्हें मुंबई में ही रुककर कारोबार करना पड़ेगा। फिर क्या था, वह साइकिल पार्ट्स और यार्न फैक्ट्री बेचकर 1980 में वो मुंबई आए गए और इंपोर्टेड स्टेनलेस स्टील, ब्रास और जीप फसनर्स का काम शुरू कर दिया। लेकिन हमेशा उन्हें लगता था कि यह ट्रेडिंग का छोटा मोटा कारोबार उन्हें वह मुकाम नहीं दिला पाएगा जिसकी उनको चाहत उनको थी। और फिर सुजुकी कंपनी के एक सेल्समैन से उनकी मुलाकात हुई जो इंडिया में पोर्टेबल जनरेटर के लिए डीलर्स की तलाश कर रहा था सुनील मित्तल को। इसमें फायदा दिखा क्योंकि इंडिया में पावर कट एक आम प्रॉब्लम थी और यह पोर्टेबल जनरेटर दुकान ऑफिसेस और छोटे घरों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। साथ ही सुजुकी का ब्रांड नेम होने से लोग इसके क्वालिटी पर भी भरोसा करेंगे। उन्होंने डील फाइनल की और इंडिया में सुजुकी जेनसेट्स के पहले डीलर बन गए। मार्केट ने भी इस स्लीकर और एफिशिएंट जनरेटर को काफी अच्छा रिस्पांस दिया और इंडिया में चारों तरफ इसकी डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन साल 1983 में उनके बढ़ते बिजनेस और प्रॉफिट ने कुछ बड़े बिजनेस घरानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने देश में ही पोर्टेबल जनरेटर बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। पहला लाइसेंस बिरला ग्रुप को मिला जिसे यामाहा के साथ, और दूसरा लाइसेंस श्री राम फैमिली को मिला जिसे जापान की होंडा के साथ मिलकर पोर्टेबल जनरेटर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका काफी बुरा असर सुनील मित्तल की जनरेटर सेल्स पर पड़ा और तगड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब गवर्नमेंट ने जनरेटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। रातों रात मित्तल साहब के बसे बसाए बिजनेस पर ताला लग गया। लेकिन मित्तल साहब ने जो किया, सुजुकी उससे काफी ज्यादा खुश थी और चाहती थी कि इंडियन बिजनेस में वह उनके साझेदार बने रहें। इसलिए जब सुजुकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी नई छोटी कार मारुति 800 को इंडियन मार्केट में ला रही थी तो उसने सुनील को इसका डीलर बनने की पेशकश की। लेकिन डीलर भी वही बना जिसकी गवर्नमेंट में अच्छी पकड़ थी। मित्तल साहब रिजेक्ट कर दिए गए और अब उनके पास ना तो कोई बिजनेस था और ना ही कोई बिजनेस प्लान, और कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए वह मौके की तलाश करने लगे। और इस दौरान ताइवान के एक ट्रेड फेयर में उन्हें जिंदगी में पहली बार पुश बटन टेलीफोन देखने को मिला क्योंकि तब इंडिया में लोग रोटरी डायल वाले बेकार फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें रीडायल या स्पीड डायल की सुविधा ही नहीं थी। उन्हें यह फोन काफी पसंद आया और एक ताइवान सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट के तहत मितब्राउ के नाम से इंडिया में ही इस फोन को असेंबल करके बेचने लगे। सुनील भारती मित्तल के टेलीकॉम जर्नी का दौर आया 90s में जब गवर्नमेंट ने देश के टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका देना शुरू किया जिसमें मित्तल साहब को भी टेलीफोन और फैक्स मशीन वगैरह बनाने का लाइसेंस मिल गया और कुछ ही दिनों में बीटेल के नाम से उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया और 90 के शुरुआती सालों में
उनकी एनुअल सेल्स 25 करोड़ रुपए को भी पार करने लगी और साल 1995 में भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड यानी कि पीसीएल के नाम से मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई और 97 में इसकी ब्रांडिंग एयरटेल के रूप में की जाने लगी। और सुनील भारती मित्तल वह पहले शख्स थी जिन्होंने इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के पोटेंशियल को समझा था, लेकिन उनकी सीधी टक्कर थी बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे सरकारी कंपनी के लैंडलाइन नेटवर्क के साथ, जिसकी पहुंच गांव देहात तक थी। लेकिन एयरटेल तो सिर्फ दिल्ली में मौजूद था। लेकिन हाँ, एयरटेल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के कमजोर नेटवर्क का फायदा उठाया और एयरटेल नेट 24/7 बिना किसी रुकावट के सर्विस देने पर ध्यान दिया और धीरे धीरे दूसरे सर्कल में भी एंट्री करने के लिए वहां के लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया और जीटी होल्डिंग्स, स्काईसेल स्पाइस और हेक्साकॉम जैसे कई मोबाइल ऑपरेटरों को अपने में मर्ज करते हुए एयरटेल पूरे इंडिया में 2G वॉइस की सर्विस देने लगा। इन सभी सर्कल्स को मैनेज करने के लिए जरूरत थी फंड की, इसलिए साल 2002 में भारतीय एयरटेल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया और अपने ब्रांड को और मजबूत करने के लिए उन्होंने AR रहमान से एयरटेल के फेमस जिंगल को कंपोज कराया और धीरे धीरे इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल की मोनोपोली सी हो गई। हालांकि 2004 में सी DME टेक्नोलॉजी के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन भी मार्केट में आई, पर कुछ अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन साल 2007 में जब ब्रिटिश ब्रांड वोडाफोन की एंट्री इंडिया में हुई, तभी से भारतीय एयरटेल को एक रेजिस्टेंस महसूस हुआ। लेकिन एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस के सामने वोडाफोन कभी खड़ा नहीं हो सका। और आपको पता है, वोडा और एयरटेल के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। आज भी चैनल आइसलैंड में वोडाफोन एयरटेल आपस में मिलकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सुनील भारती मित्तल इंडिया में छा चुके थे, इसलिए अब उन्होंने उन देशों की तरफ रुख करना शुरू किया जहां ग्रोथ का अच्छा स्कोप था और इसकी शुरुआत हुई साल 2009 में श्रीलंका और 2012 में अफ्रीका में एंट्री के साथ। अब एयरटेल एक इंटरनेशनल ब्रांड तो बन गई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज और गलत तरीके से लाइसेंस पाकर मार्केट में आए नए प्लेयर्स में उनका बिजनेस करना मुश्किल कर दिया, क्योंकि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए वह प्लेयर्स पानी की तरफ पैसा बहा रहे थे। उन्हें फायदा नुकसान से भी कुछ ज्यादा मतलब नहीं था और रही सही कसर 2010 में 3G के लॉन्च ने निकाल दिया। जब भारी भरकम लाइसेंस फीस देने के बावजूद 3G सर्विस पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन सुनील मित्तल फिर भी हार नहीं माने और जब उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर BSNL 4G टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करने पर अभी विचार ही कर रही थी, उसी दौरान 2014 में वह विदेशी कंपनी की टेक्नोलॉजी लेकर आए और इंडिया में 4G सर्विस की शुरुआत कर दिया। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट की टेलीकॉम पॉलिसीज ने टेलीकॉम ऑपरेटर के सामने हमेशा एक चुनौती खड़ा किया है, लेकिन जहां बाकी ऑपरेटर सरेंडर करते चले गए, वहीं सुनील मित्तल हर चुनौती का कोई ना कोई रास्ता निकालते गए। लेकिन अब जो चुनौती उनके सामने आने वाली थी, उसने सुनील मित्तल को हिलाकर रख दिया। उनका सारा एक्सपीरियंस और उनकी सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ फेल होने लगा जब 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री हुई। लेकिन आगे आप इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में जानेंगे कि वह मास्टर स्ट्रोक क्या था जिसने एयरटेल को इस मुश्किल घड़ी से भी बाहर निकाल दिया। वह दौर था जब एयरटेल का मंथली प्लान 500 रुपए से भी ऊपर का हुआ करता था और 1 GB डेटा के लिए हमें 250 रुपए चुकाना पड़ता था। लेकिन जियो के फ्री कॉल और फ्री डाटा ने एयरटेल को जबरदस्त चोट पहुंचाने शुरू कर दिया। जियो जिस रफ्तार से सब्सक्राइबर गेन कर रहा था, एयरटेल उसी रफ्तार से अपने यूजर्स को खो रहा था। अब मार्केट में मौजूद छोटे प्लेयर्स के पास अपना धंधा समेटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यहां तक कि वोडाफोन और आइडिया को भी आपस में मर्ज होना ही बेहतर ऑप्शन लगा, क्योंकि पहले तो जियो ने सभी के मोबाइल्स की सेकंड स्लॉट में अपनी जगह बना ली और फ्री सर्विस के बाद भी अपने प्लान्स इतने सस्ते रखें कि बाकी ऑपरेटर के पास टैरिफ को 70 से 78% तक काम करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन साल 2019 में समय ने एक बार फिर करवट ली और एयरटेल को एक बार फिर मौका मिला। जियो को मात देने का दुनिया में कोरोना ने दस्तक दे दी थी और इंटरनेट का यूज इतना बढ़ गया कि सबको एक सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ने लगी। एयरटेल ने सिचुएशन को भांपकर अपनी पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी और अपना फोकस मोबाइल डाटा से हटाकर अपने ब्रॉडबैंड राउटर्स को लोगों के घरों में लगाने पर कर दी, जिसकी स्पीड 10 गुना तक थी। एयरटेल ने जियो का ही वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल किया,
क्योंकि 500 रुपए की शुरुआती मंथली प्लान के साथ एयरटेल एक्सट्रीम का कनेक्शन देना उनके लिए नुकसानदायक था। लेकिन उन्होंने लास्ट लीडर स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए और एयरटेल ब्लैक जैसे कुछ बंडल प्लान भी ले आए, जिसमें ब्रॉडबैंड के साथ डीटीएच या फिर मोबाइल सर्विसेज को भी लेने पर उनके चार्ज इतने रीजनेबल थे कि दूसरे मोबाइल और डिटेल्स यूजर्स उनके एक सिस्टम के अंदर आने लगे। और फिर जब एक बार वह सारे कस्टमर एयरटेल के एक सिस्टम के अंदर आ गए तो उनका पैकेज इस तरह से डिजाइन किया गया कि लोग लोअर प्लान्स ना लेकर कम से कम 1120 तक का प्लान जरूर ले। एयरटेल का प्लेटफॉर्म और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और विंक म्यूजिक के साथ भी टाइप किया गया ताकि ऑप सेलिंग टेक्निक के जरिए हर यूजर से 100 से 200 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई की जा सके। अल्टीमेटली यह कहा जा सकता है कि एयरटेल ने हमेशा से उन कस्टमर को टारगेट किया है जिनका परचेसिंग पावर हाई है और जिनके लिए फास्ट और क्वालिटी सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि साल 2018 में एयरटेल में मिनिमम रिचार्ज प्लान लाकर अपने 5 करोड़ यूजर्स को रिमूव कर दिया था, जो हर महीने एयरटेल का सिम रिचार्ज नहीं करते थे। लेकिन इन लो रेवेन्यू यूजर्स का लोड हटने से एयरटेल का नेटवर्क कंडीशन फ्री हो गया और उनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स को पहले से बेहतर स्पीड और सर्विस का एक्सपीरियंस होने लगा। लेकिन एयरटेल से हटकर जियो का ज्यादा फोकस लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पर होता है, क्योंकि वह वॉल्यूम में खेलना चाहते हैं, जिसका असर उनके नेटवर्क पर भी दिखने लगा। और जियो की सर्विसेज शुरू होने से क्वालिटी पसंद लोग एयरटेल की तरफ शिफ्ट होने लगे। हालांकि एक्सट्रीम फाइबर की सक्सेस को देखकर जियो भी अपना ब्रॉडबैंड सर्विस लेकर आया, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस के मामले में लोग एयरटेल को ही ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, साल 2020 और 21 में हजारों करोड़ के नुकसान के बाद भारतीय एयरटेल ने बाउंस बैक करते हुए 2022 में 4,555 करोड़ और 2023 में करोड़ 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया है। आज भले ही एयरटेल लगभग 38 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ रिलायंस जियो के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि आरपू 208 रुपए है, जो कि रिलायंस जियो के 181 रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से साइकिल पार्ट से शुरुआत करके सुनील मित्तल ने एयरटेल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।